ये एओसी पेलोसी क्या है और इसका गाजा से क्या लेना देना है। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अमेरिका में एक इलेक्शन से बस अब फाइनल स्प्रिंट रहती है। 2 माह रहते हैं नवंबर के पहले हफ्ते में जो सदारती इंतखाबात होने वाले हैं अमेरिका में। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के, इन दोनों के दरमियान एक बहुत सख्त और बारीक मुकाबला लग रहा है, होने वाला है। लेकिन इस बारीक मुकाबले से पहले ही कुछ वरिंग साइंस आ रहे हैं सामने। लेट मी एक्सप्लेन। मिशिगन जो एक बैटल ग्राउंड स्टेट है, उसके अंदर कमाला हैरिस के नंबर्स को एक धचका पड़ा है। उनका जो पहला इंटरव्यू हुआ CNN की डैना बैश से उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद वो बैठी हुई थी अपने जो उनके नायब सदर हैं मुंतखब अपेरेंटली टिम वॉल्ट्स उनके साथ। और उस पर जब उनकी इजराइल के ऊपर आके बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी कोई पॉलिसी तब्दील नहीं हो रही बाइडन साहब से। इजराइल हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, बाकी सब चीज़ें गई घास चढ़ने के लिए। तो उसके बाद उनके नंबर्स जो हैं स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में, और मगर अब लग रहा है कि ब्लैक्स के अंदर भी, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के अंदर भी थोड़ा ज़रा डिप नज़र आ रहा है। और ये ओपनिंग थी जिसका ट्रंप साहब को की उम्मीद थी और अंदेशा था, और अब लग रहा है वही हो रहा है जो वो कह रहे थे। कितना इंपॉर्टेंट इशू है गाजा और इजराइल डेमोक्रेट पार्टी के लिए। अब आप इस बात का खुद ही अंदाजा लगा लें कि जो ग्रास रूट्स हैं डेमोक्रेट पार्टी के, उसके अंदर फ़लस्तीनी मुसलमान भी शामिल हैं। कमाला हैरिस ने जो DNC कन्वेंशन हुई थी जहां पे इनको मुंतखब किया गया था, ये नवंबर इलेक्शंस के लिए नॉमिनेट किया गया था, वहां पे इन्होंने मौका नहीं दिया किसी फ़लस्तीनी को बात करने का। हर किसी के लिए खुला हुआ था वो, रिपब्लिकन्स भी, हर कोई, मगर फ़लस्तीनी के लिए नहीं खुला हुआ था। तो उस एटीट्यूड की वजह से, उन इंटरव्यूज की वजह से अब ये बात सामने आ गई है कि भाई नंबर्स जो है वो हिट कर रहे हैं मिशिगन के अंदर, और जगहों के ऊपर भी शायद इसका तासुर पड़े, मगर एक बहुत टाइट रेस होने वाली है। और अब देखना पड़ेगा कि जो इस माह के अंदर ये प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाला है ट्रंप साहब और कमला हैरिस के दरमियान, ये कितना इम्पोर्टेंट किरदार अदा करेगा, क्या रोल प्ले करेगा। एक तरफ तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी के दरमियान ये कशमकश चल रही है। इस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली सपोर्ट कर रही है कमला हैरिस और डेमोक्रेट पार्टी को। ट्रंप साहब एक आउटसाइडर हैं, यहाँ तक कि वो पहले सदर रह भी चुके हैं अमेरिका के, और उनके दौरान ही ये जुलाई 2021 के जो कैपिटल हिल के अंदर राइट्स हुए थे, एक सैकिंग हुई थी एक तरीके से, उस वक्त वो आउट गोइंग थे और बाइडन साहब आ रहे थे। अब बाइडन साहब का कोई तस्वुर नहीं है। ऊपर की सतह पे ये जंग चल रही है, नीचे की सतह पे और डेमोक्रेट पार्टी की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो एक नियो लिबरल है। क्योंकि अब एक तरफ तो कहते हैं कि जी हम देखें कमाला हैरिस है हमारी तरह, हमारे पास कितनी ये सफ़ेद नहीं है, और ये मल्टी कल्चरलिज्म, दुनिया में हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, औरत भी, आधी इंडियन, आधी अफ्रीकन अमेरिकन, ट्रिनिडाडियन, जमैकन, जो भी। तो ये नया चेहरा है अमेरिका का। लेकिन, और यहां पे बहुत बड़ा लेकिन है, हकीकत उस चेहरे के पीछे क्या है? उस चेहरे के पीछे इंतहा पसंदी है, उस चेहरे के पीछे सफ़ेद पसंदी है, सफ़ेद इंतहा पसंदी है, उस चेहरे के पीछे कलोनियलिज्म है, उस चेहरे के पीछे खून, स्लेव इंस्लेवमेंट, स्लेव ट्रेड है, यानी जिस्म का कारोबार है, उसके पीछे मंशियात हैं, उसके पीछे अफगान 20 साल जो जाबाक हुए वो हैं, पता नहीं क्या कुछ है, कितनी जंगें, वियतनाम से लेकर स्पेनिश वॉर इंस्टिगेट करना, कितने कू प्लॉट, ईरान, ये सब कुछ। तो एक पूरा एक स्टेट एपरेटस है उसके पीछे जो कमला हैरिस को, पूरे एक एम्पायर को पुश कर रहा है। अब ट्रंप साहब भी उसका एक हिस्सा हैं।
अब उसके अंदर एक इख्तलाफ आया हुआ है स्टेट के अंदर, क्योंकि ट्रम्प साहब जो पॉलिसी आती है इजराइल के ऊपर, जो एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड के ऊपर भी चल रहा है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और कमाला हैरिस उनको बिल्कुल सपोर्ट कर रही है उस सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड के अंदर। तो एक सतह पे वो चल रही है। दूसरी सतह पे एक खातून है अमेरिका के अंदर, अलेक्जेंड्रिया ओकासिया कॉर्टेज या एओसी करके। अच्छा, एओसी आज से कोई 8 साल पहले जब पहली बार सीन पे आई तो यंग, न्यूयॉर्क में पहले बारटेंडर रह चुकी, और ये आई एक प्रोग्रेसिव वॉइस बन के। इनके साथ जमाल ब्राउन भी आए, और अब मगर रशीदा तलाइब भी आई, और बहुत सारे लोग आए, इल्हान उमर आई। तो उस क्रीड के अंदर ये स्क्वाड का हिस्सा भी थी, मगर ओवर टाइम ये डेमोक्रेट एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा बन के रह गई। तो यानी प्रोग्रेसिव से शुरू हुई, पैलेस्टीनियन कॉज, ये वो सब चीज़ों पे प्रोग्रेसिव, लेफ्ट ऑफ सेंटर, मगर अब इनको समझा जाता है कि डेमोक्रेट एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है। और इनको अब नैंसी पेलोसी जो 85 साल अब तो खैर रिटायर हो चुकी हैं, मगर अभी बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं, सैन फ्रांसिस्को की डेमोक्रेट हाउस स्पीकर रह चुकी थी, डेमोक्रेट पार्टी की लीडर हैं एक तरीके से। उनके अंडर मेंटोरशिप अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कॉर्टेज आ गई, और उसके बाद वो एक डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट और एक नियो लिबरल जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो कहती है हाँ जंग करो, बम गिराओ, जो करना है करो, मगर हाँ हम प्रोग्रेसिव हैं, खवातीन के राइट्स, ट्रांस राइट्स, ये सब कुछ। तो वो कल्चर का हिस्सा, अब वो ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं डेमोक्रेट पार्टी की। अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कॉर्टेज, वो अलेक्जेंड्रिया अपने आपको नहीं कहती, वो एओसी के नाम से बहुत मशहूर हैं। तो उन्होंने अब, क्योंकि अब अपना डेमोक्रेट पार्टी के अंदर एक इख्तलाफ पैदा हो गया है ये फ़लस्तीन के इशू को लेकर, और एक अब नई कुव्वत, नई तो नहीं है, बहुत सालों से एक कुव्वत मौजूद है, ग्रीन पार्टी या हरी पार्टी, जो शुरू हुई थी एनवायरमेंटल कॉजेस करके, मगर अब वो जो ये डिसइनफ्रेंचाइज्ड वोटर्स हैं, प्रो पैलेस्टीनियन, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी गन राइट्स, और ये वो उनके जो वोट्स हैं वो खा रहे हैं बेसिकली डेमोक्रेट पार्टी की। तो अब उन्होंने एओसी को डिप्लॉय किया डेमोक्रेट पार्टी ने कि यार इसको, जो ये ग्रीन पार्टी है और उसकी लीडर जिल स्टाइन, इसको जाके अटैक करो, ये हमारे वोट्स और जो पोलिंग के अंदर हमारे नंबर्स खा रहे हैं। तो क्या अटैक किया उन्होंने, सुनिए जरा एओसी का अटैक। You can't pursue any successful strategy, and all you do is show up once every 4 years to speak to people who are justifiably pissed off, but you're just showing up once every 4 years to do that. You're not serious. You're not to me, it does not read as authentic. It reads as predatory. अच्छा, तो ये एओसी थी, वो कह रही थी जिल स्टाइन जो प्रेडेटरी हैं, ये वो। जवाब में जिल स्टाइन ने क्या कहा, सुनिए जरा। Clearly, AOC is the attack dog du jour, and the Democrats are running scared, and they should be, because who wants to support a genocide? Who wants to vote for a genocide? And if there's anything that's predatory here, it's saying that your candidate is working tirelessly for a ceasefire when actually they are actively funding and arming genocide. हाँ, तो जिल स्टाइन कह रही है कि मैं प्रेडेटरी हूं, तुमने मुझसे सब चीजें चोरी की, तुम एक गाजा के अंदर जो खुदकश तो नहीं कहेंगे, जो इजराइल मार के लोगों को खुदकशियां डिक्लेयर करा रहा है, और जेनोसाइड वो जो कह रही है कर रहा है इजराइल वहां पे, जिल स्टाइन कह रही है, अकॉर्डिंग टू जिल स्टाइन। तो अब ये जंग छिड़ गई है एक डेमोक्रेट पार्टी और ग्रीन पार्टी के दरमियान एक तरफ, और रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी के दरमियान एक तरफ, और ये खुल के सामने आ गई है। और इसका क्या असर होगा देखना पड़ेगा, मगर नंबर्स इतने अच्छे नहीं है ऑफ कोर्स डेमोक्रेट पार्टी के लिए। फिर भी एक ये कुछ लोग होते हैं ना, वो के बहानों में आ जाते हैं, दिखावों में आ जाते हैं। तो यही हाल शायद अमेरिका के अंदर की दिखावों की जो चीज़ है ना, कमाला हैरिस नई होप, ओबामा की होप, मगर ये हैं सब चेहरे, मास्क, जिनके पीछे एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, खूनी एक सिस्टम मौजूद है जो सिर्फ यूजर्व करना जानता है, खाना जानता है, कंज्यूम करना जानता है, और एहसास के बगैर। तो उसके दरमियान अब शेड्स, लोग तो एहसास रखते हैं, मगर कब तक ये चीज़ चलती रहेगी देखते हैं इलेक्शंस में क्या होता है। क्योंकि अगर दूसरी तरफ कम से कम ट्रम्प की तरफ कम से कम मुनाफकत तो नहीं है ना। खैर एनीवेज, ये मेरा ख्याल है, आप क्या समझते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।